अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज की कंपनी लॉ की क्लास में हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ पार्ट 2। कल की क्लास में हमने ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने ट्रांसफ़र किसे ऑफ सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, उससे रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं, वो पढ़े थे। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिभूतियों के अंतरण या परोषण से इनकारी। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, प्रोविज़न फॉर प्राइवेट कंपनी एंड प्रोविज़न फॉर पब्लिक कंपनी। अब जब प्राइवेट कंपनी ट्रांसफ़र कर रही होती है तो वो रिफ्यूज़ कर सकती है ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए, लेकिन उसको ट्रांसफ़र और ट्रांसफरी को जो है एक नोटिस भेजना पड़ेगा इस बाय स्पेसिफाइंग और बाय गिविंग अ रीज़न फॉर देयर रिफ्यूजल। अब अगर जो ट्रांसफरी है वो चाहे तो ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है, ट्रांसफरी एप्लीकेशन दे सकता है ट्रांसमिशन की और अपील कर सकता है ट्रिब्यूनल से कि मुझे ट्रांसफ़र ऑफ और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के लिए अलाउ किया जाए। उसके पास 30 डेज़ होते हैं जब उसे वो ये नोटिस दिया गया है, और अगर नोटिस नहीं मिला है तो ही इज़ हैविंग 60 डेज़। अब अगर कंपनी पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी के अंदर 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले, कभी भी पब्लिक कंपनी रिफ्यूज़ल नहीं कर सकती है विदाउट अ सफिशिएंट कॉज, ठीक है। सेकंड आता है नोटिस ऑफ रिफ्यूजल। तो अगर उसको जो नोटिस है वो उसे भेजना है, जैसे ही ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन आती है तो उसे 30 डेज़ के अंदर ये नोटिस भेजना पड़ता है। नेक्स्ट है अपील अगेंस्ट द रिफ्यूजल, कि अब वो मना कर रही है तो उसके लिए जो ट्रांसफरी है वो कब अपील करेगा, वो अपील कर सकता है ट्रिब्यूनल के पास जब भी उसको वो नोटिस मिला है रिफ्यूजल का, उसके 60 डेज़ के अंदर, और अगर नोटिस नहीं मिला है तो उसके 90 डेज़ के अंदर वो रिफ्यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट आता है एनफोर्समेंट एज अ कॉन्ट्रैक्ट। Any contract or agreement between two persons or more person is in respect of transfer of securities of public company shall be enforced as a contract, और ये एक अनुबंध की तरह माना जाता है। आगे देखते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अब अगर कोई जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स हैं उसमें अगर कोई सदस्यों के रजिस्टर में अगर कोई सुधार है तो वो कैसे किया जाएगा। हम एक कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करके रखती है ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ का, तो उसमें सबसे पहले देखते हैं हम ग्राउंड्स फॉर रेक्टिफिकेशन, कि क्या आधार है, क्यों रेक्टिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ रही है, सुधार हेतु आवेदन की दशाएं क्या है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि इफ़ पर्सन नेम इज़ एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर विदाउट सफिशिएंट कॉज, बिना किसी कारण के, अगर पर्याप्त कारण के आपने उसका नाम उसमें लिख दिया है तो। सेकंड, अगर आप भूल गए हैं तो। थर्ड, अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया है और आपने उसके नाम को डिले करा है। और नेक्स्ट, अगर आपने डिफ़ॉल्ट करा है और नाम को रिमूव कर दिया है तो उस कंडीशंस में रेक्टिफिकेशन किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट आता है पर्सन्स एंटाइटल टू अप्लाई। अब कौन कौन पर्सन है जो कि एंटाइटल है, जो एग्रीव्ड पर्सन है, जिस व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति है स्वयं। सेकंड, कंपनी का कोई भी सदस्य हो सकता है या खुद कंपनी हो सकती है। आवेदन हेतु प्राधिकार, अथॉरिटी टू whom application can be made. An application for rectification of register of members may be made to the following. किसको देंगे एप्लीकेशन, ट्रिब्यूनल को या कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है आउटसाइड इंडिया अगर है, स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन मेंबर अगर है या डिबेंचर होल्डर है तो आउटसाइड कॉम्पिटेंट कोर्ट जो भी होगा उस भारत के बाहर का सक्षम न्यायालय जिसे बोलेंगे हम वो। ऑर्डर्स बाय ट्रिब्यूनल, अब ऑर्डर ट्रिब्यूनल अधिकरण द्वारा आदेश दिया जाएगा, अपील को हो सकता है निरस्त कर दिया जाए। अंतरण या परोषण का आदेश प्राप्ति की तिथि के 10 दिन के भीतर पंजीयन करने के निर्देश दिए जाते हैं, या जो भी डिपॉजिटरी है डायरेक्ट टू रेक्टिफाई द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिटरी और द रजिस्टर्ड के अंदर उसके अंदर रिकॉर्ड को रेक्टिफाई किया जाए।
नॉमिनेशन फॉर सिक्योरिटीज़, नॉमिनेशन फॉर सिक्योरिटीज़ को हम प्रतिभूतियों के लिए नामांकन कहते हैं। जो राइट ऑफ एवरी सिक्योरिटी होल्डर, प्रत्येक प्रतिभूतिधारी का अधिकार, राइट ऑफ एवरी सिक्योरिटी होल्डर। तो अब कोई भी व्यक्ति अपने शेयर्स को या सिक्योरिटीज़ के लिए किसी व्यक्ति का नामांकन करता है। सेक्शन 72 तथा नियम SH 19 के ये प्रोविजंस हैं। अब इसमें हम ये कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को, शेयर होल्डर को राइट है कि वो एक नॉमिनी रख सकता है। अगर सेकंड पॉइंट आता है नॉमिनेशन बाय जॉइंट होल्डर, अगर जॉइंट होल्डर है तो उस कंडीशन में भी वो नॉमिनी रख सकते हैं। लेकिन अगर उसकी डेथ होगी दोनों सारे जॉइंट होल्डर्स की, उसके बाद ही उसका राइट होता है उन शेयर्स पे। रिकॉर्डिंग नॉमिनेशन इन रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर, प्रतिभूतिधारी के रजिस्टर में नामांकन का उल्लेख करना ज़रूरी होता है। 2 माह में अभिलेखों का उल्लेख। अब रिकॉर्डिंग विद इन 2 मंथ्स, ये जो है रिकॉर्डिंग जो है वो 2 महीने के अंदर होनी ज़रूरी, नॉमिनेशन की रिकॉर्डिंग होना ज़रूरी है। कैंसिलेशन और वेरिएशन ऑफ नॉमिनेशन, अगर व्यक्ति चाहे, जिसके शेयर होल्डर चाहे तो अगर वो चाहे तो अपने नॉमिनेशन को कैंसिल भी करवा सकता है। जो उसने पर्सन को नॉमिनेट करा है तो उसका कैंसिलेशन कर सकता है। नेक्स्ट है नॉमिनीज एब्सोल्यूट राइट। नॉमिनी का एब्सोल्यूट राइट कब होगा? जब जो होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट माइनर नॉमिनी एंड अपॉइंटी, अगर नॉमिनी माइनर है तो द होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी शैल अपॉइंट एनी पर्सन टू बिकम एंटाइटल्ड टू सिक्योरिटीज इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ ड्यूरिंग द माइनॉरिटी। ठीक है, तो माइनॉरिटी के अंदर भी क्या कर सकता है कि यदि नामांकित अवयस्क है तो प्रतिभूति धारक किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा। ऐसे नियुक्त किए हुए जो व्यक्ति है, अपॉइंटी, अवयस्क की अवयस्कता तक 18 साल का जब तक नहीं हो जाता है तब तक उसकी प्रतिभूतियों को प्राप्त करने का हक रखता है। नेक्स्ट आता है राइट ऑफ नॉमिनी। राइट ऑफ नॉमिनी क्या रहेंगे? राइट टू गेट रजिस्टर्ड एज होल्डर, जैसे ही उसकी डेथ हो जाती है अगर शेयर होल्डर के, सिक्योरिटी होल्डर की, तो वो राइट उसके पास है कि वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है एज ए होल्डर। सेकंड पॉइंट आता है राइट टू ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़, उसको पूरा हक है कि उसके नाम पे वो सिक्योरिटी ट्रांसफ़र हो जाए। थर्ड, एंटाइटल टू ऑल द डिविडेंड इंटरेस्ट, जो भी लाभांश या हित अगर है तो वो उसको मिलेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़। ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र के अंदर क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो व्यक्ति जीते हुए भी करता है, लेकिन ट्रांसमिशन तब होता है जब व्यक्ति जो शेयर होल्डर की होती है डेथ हो जाती है उस कंडीशन में, या इंसॉल्वेंसी या ल्यूनेसी मतलब पागल अगर वो हो जाता है उन कंडीशन में ट्रांसमिशन होता है। यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। व्हेन अ सिक्योरिटीज़ आर ट्रांसफर्ड to another person by operation of law, it is said to be transmission of securities. Generally, the transmission of securities takes place in the following cases. पहला, on the death of member, on insolvency of member, या फिर उस मेंबर के पागल हो जाने पर, सदस्य की मृत्यु पर, दिवालिया होने पर या पागल हो जाने पर ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ होता है। अब हम देखते हैं ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन में क्या डिफरेंस होता है। ट्रांसफ़र को अंतरण बोलते हैं, ट्रांसमिशन को हम पारेषण बोलते हैं। तो ट्रांसफ़र जो है मैंने अभी आपको बताया है वॉलंटरी होता है, व्यक्ति अपनी इच्छा से करता है, और ट्रांसमिशन जो होता है वो ऑपरेशन ऑफ लॉ से होता है, कानून के लागू होने पर। सेकेंड पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ प्लेक्स अंडर सम कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा लेन देन का, इसलिए हुआ है, लेकिन ट्रांसमिशन में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है द लार्ज नंबर ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर कंपाइल्ड विथ फॉर इफेक्टिंग ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़। तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं तब ट्रांसफ़र होता है, लेकिन यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर दो और उसके बाद इंटीमेट कर दिया जाता है ट्रांसमिशन का, तो इतनी लंबी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है। An instrument of transfer is executed by both the transferor and transferee, and same is delivered to the company along with share certificate. लेकिन यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं होता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के अंदर। ओनली अ लेटर इंटीमेटिंग ट्रांसमिशन इज सेंट टू द कंपनी।
नेक्स्ट, कंसिडरेशन इज मस्ट इन ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़। कंसिडरेशन ज़रूरी है, लेकिन इसके अंदर कोई भी कंसिडरेशन प्रतिफल नहीं होता है ट्रांसमिशन में। इन ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ स्टैम्प्स आर रिक्वायर्ड टू बी अफिक्स्ड ऑन ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट। जो ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके ऊपर स्टैम्प लगा होना ज़रूरी है, लेकिन ट्रांसमिशन में ऐसा कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करी जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर है ग्रहणाधिकार, जिसे हम लीन कहते हैं। प्रतिभूतियों के अंतरण स्वीकार कर लेने के बाद कंपनी की प्रतिभूतियों पर ग्रहणाधिकार समाप्त हो जाता है, लेकिन प्रतिभूतियों के पारेषण ट्रांसमिशन की दशा में प्रतिभूतियों के कंपनी का ग्रहणाधिकार पर कोई आँच नहीं आती है। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन। अ कंपनी में बाय इट्स आर्टिकल इम्पोज सर्टन रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। कंपनी अपने आर्टिकल के थ्रू कोई रिस्ट्रिक्शन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स पे लगा सकती है, लेकिन ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ पर नहीं लगा सकती है। नेक्स्ट है असाइनमेंट। आपको ट्रांसफ़र, अभी जो मैंने टॉपिक पढ़ाया ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ में क्या डिफरेंस होता है वो पता होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ क्या होती है। यहाँ पर हमने ये टॉपिक ख़त्म कर लिया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।